Hello, friends. Welcome back to my channel. My name is Saksham Vajpayee, and you are watching Homework with me. And in this video, we are covering part number 5 of your chapter, The Rise of Nationalism in Europe. And this is going to be the second last part of the chapter. And in the next part, we will totally complete it with the chapter. So after this chapter, I will be teaching you the chapter number second of the history book, the rise of nationalism in India. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. हमारे चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो एज यू ऑल नो माय नेम इज सक्षम वाजपेयी एंड यू आर वाचिंग होमवर्क and I teach you social studies in this platform of homework with me. तो आज हम करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. एज आपको पता ही है, हमने द रिवॉल्यूशनरीज तक कर लिया था. आज हम उसके बात करने वाले हैं. सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग द 9th and 10th स्टडी मटेरियल. एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट के साथ. और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ एंड में कमेंट करना ना. कुछ भी डाउट हो आई विल रियली रिप्लाई यू. मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूँ कोई भी डाउट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हमको पढ़ना है अब बैरियर्स टू इटालियन नेशनलिज्म. बैरियर्स टू इटालियन नेशनलिज्म मतलब हमें यहाँ में बात करनी है यूनिफिकेशन ऑफ इटली. यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करनी है. तो सब चलिए पढ़ते हैं. इटली का केस क्या था. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल स्टेट्स. इटली डिड नॉट थ्रीटन द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप. मतलब इट सिंपल मैंने भाषा लिखी है, सिंपल लैंग्वेज, ल्यूसिड लैंग्वेज लिखी है, किसी को भी समझ आ सकती है. फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ. इटली बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जैसे कि ये इटली है और ये बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, ये और इटली डिड नॉट थ्रीटन द बैलेंस ऑफ पावर. ये कभी भी पावर को बैलेंस करने का जो था उसको कभी भी मतलब थ्रीटन मतलब कि एक अलग तरीके से वो नहीं रखती थी, हमेशा एक बैलेंस बनाकर चलती थी. आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना इटली वॉज मेड अप इंटू 9 डिफरेंट स्टेट. सोचो आप, एक इटली है, उसको हमने कांग्रेस ऑफ वियना में इतनी हार्श ट्रीटी थी, उसको इतने सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था. चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में. पीडोमेंट सर्दानिया जो था वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट था. वेंटिनिया लोमबर्डी बिलोंग टू द ऑस्ट्रिया. द पोप रूल्ड द papal state in the central Italy. The other state were ruled by the foreign princes under the Austrian control. तो ये था. ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है. इट जस्ट रिटन ऑन योर NCERT. यू हैव टू just read the book and you will definitely compare it with this concept. तो हमने गुजीब मजीनी के बारे में तो पढ़ लिया था. मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ बिकॉज इम्पॉर्टेंट है. गुजीब मजीनी का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ही वॉज द मेंबर ऑफ कार्बोनरी. कार्बोनरी के जो थे वो एक मेंबर थे. Carbonari were a secret group which used violence to obtain what it want. समझ आ रहा होगा कि कार्बेरी एक सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट ग्रुप था जो चाहते थे वो वायलेंस के साथ. यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है. वायलेंस के साथ जो चाहते थे वो मांग लेते थे. ही फॉर्म अब हम गुजीब मजीनी की बात कर रहे हैं. ही फॉर्म्ड यंग इटली एंड मेड अप द यंग पीपल हु जॉब इट वाज अराउज एंथुसियाज्म फॉर यूनाइटेड नेशन. अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक यंग इटली की एक ग्रुप सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की जिसमें उन्होंने यूथ को लिया. द यूथ पॉपुलेशन वाज अंडर इट
यूथ पॉपुलेशन को लिया एंड ट्राइड रिवॉल्यूशनरी बट फेल्ड। इन्होंने रिवॉल्यूशन की, क्रांति की, बट हार गए। कोई नहीं, इन्होंने ट्राई तो किया। आगे चलते हैं। गुजीपी गरीबाल्डी, अब ये जो थे इनको द स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर भी आ सकता है कैरेक्टर स्केच, शॉर्ट नोट, तो ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। तो गरिबाल्डी वॉज इन्वेडेड Sicily, then urged them to join Piedmont Sardinia under the leadership of Victor Emmanuel। अब विक्टर इमानुअल जो थे वो एक किंग थे, वो जो एक किंग थे, बट वो किंग अच्छे थे, अच्छे किंग थे वो, और वो मोनार्की नहीं चाहते थे। वो बहुत अच्छे किंग थे, वो अपनी प्रजा का भला चाहते थे। इंस्टेड ऑफ कि फ्रांस में वो क्या चाहते थे, वो सिर्फ मोनार्की चाहते थे, कंजर्वेटिज्म चाहते थे। वो चाहते थे कि जो राजा चाहेगा वही होगा। आगे चलते हैं। ये थे विक्टर इमानुअल सेकंड, यहाँ पे मैं सेकंड लगाना भूल गया हूँ। ये है वो फेमस पर्सनालिटी विक्टर इमानुअल सेकंड। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं। ये तो हमने केस देखा कि क्या क्या चल रहा था वहाँ पे ये ऐसा डिवीजन चल रहा था पूरा। और ये गुजीब मजीनी थे जिन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन किया। ये गुजीब गरीबाल्डी थे जिनका हमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच लिखने को आ सकता है, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है एनसीईआरटी से। ये विक्टर इमानुअल सेकंड है जो किंग थे वहाँ के। अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं यूनिफाई कैसे हुआ। तो इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट विच ओनली वन सर्डानिया पीडोमेंट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन डायनेस्टी। इटली जो था वो बिल्कुल पिज्जा की तरह इधर उधर डिवाइड हो गया था, पिज्जा की तरह इधर उधर डिवाइड हो गया था। बट पिज्जा वाले के पास यानी इटालियन डायनेस्टी के पास सिर्फ एक बड़ा सा राज्य आया था, एक लार्जेस्ट स्टेट आया था जिसका नाम था सार्डिनिया पीडोमेंट। सार्डिनिया पीडोमेंट एक जगह है जो कि किसके अंदर आई थी, इटालियन डायनेस्टी के अंदर। मतलब जिसने पिज्जा बनाया है उस पिज्जा वाले के पास ही, मतलब बड़ा पीस तो आया है लेकिन सिर्फ एक ही पीस आया है। आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन फर्स्ट गिवन बाय द गुजीब मजीनी। अब गुजीब मजीनी ने ही इटालियन यूनिफिकेशन का जो था आइडिया दिया था। अब आप क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए। वैसे तो मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और बहुत अच्छे से करवाए हैं, हर चैप्टर के करवाए हैं। फिर भी क्वेश्चन आ सकता है हु गेव द आइडिया, क्योंकि सीबीएसई वालों का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। हु गेव द आइडिया ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। इटालियन यूनिफिकेशन का आइडिया किसने दिया, तो यू कैन राइट गुजीब मजीनी। After his failed revolution in 1831 and 1848, the lead was taken by the Sardinia Victor Emmanuel। किंग जो थे सर्डानिया के विक्टर इमानुअल सेकंड, उन्होंने अब जिम्मा उठा लिया था कि मैं यूनिफाई करूंगा इटली को चाहे कैसे भी करूं। फिर इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर सर्दानिया के जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट केवोर, उन्होंने आगे किया ये पूरा यूनिफिकेशन का प्रोसेस। तो आगे देखते हैं हम क्या किया उन्होंने। अलायंस विद फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाई इट्स नॉर्दर्न टेरिटरी। उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ संधि करी ताकि वो अपनी नॉर्दर्न टेरिटरीज को यूनिफाई कर सके। अब क्वेश्चन ये भी सोच रहे होंगे सब लोग कि ये इतनी देर से ये पढ़ा रहा है यूनिफिकेशन, इसका यूनिफिकेशन का मतलब क्या है। तो जो यूनिफिकेशन है ना, ये एक तरीके का चेंज है। It's a type of change from whom? From monarchy to democracy। ये एक तरीके का चेंज है फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ हमने नॉर्दर्न पार्ट की बात की, यहाँ हम सदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, सदर्न पार्ट की, जिसमें वो बोलता है गुजीब गरीबाल्डी। यहाँ गरीबाल्डी है, यहाँ गुजीब गरीबाल्डी लेड द मूवमेंट बाय इन्वॉल्विंग लोकल पेजेंट्स सपोर्ट टू द ड्राइव आउट टू द स्पेनिश रूलर्स। इजी बिजी लिखा है। Thus the process of unification as completed with the crowning of Victor Emmanuel II as the King of Italy in 1861। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अब पूरा यूनिफिकेशन हो चुका है, पूरा यूनिफाई हो चुकी है इटली। अब बस यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे अब
इटली का यूनिफिकेशन कब खत्म हुआ? जब विक्टर इमानुअल सेकंड राजा बन गए पूरे इटली के। पहले वो राजा थे इटली के नहीं, पहले वो राजा थे सर्दिनिया पेडोमेंट के, बट अब वो 1861 में राजा बन गए किसके? पूरे इटली के। अब आगे चलते हैं कि यूनाइटेड इटली मतलब जो इटली यूनाइट हो चुकी है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है? विक्टर इमानुअल सेकंड द किंग ऑफ इटली इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मोनार्क थे बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब डेमोक्रेसी की टाइप। इट्स अ टाइप ऑफ अ डेमोक्रेसी। सो राइट टू वर्क इज लिमिटेड टू द अपर एंड मिडिल क्लास प्रॉपर्टी होल्डर्स। अब ये इन्होंने बात बहुत करी, गलत कर दी। इन्होंने राइट टू वोट दिया तो हिपोक्रेसी तो देखिए, इन्होंने राइट टू वोट दिया बट किन किन को? अपर क्लास और मिडिल क्लास को। दिस विच इज नॉट फेयर। Many Catholics refused to participate in the new nation as did the Pope. Bribery and corruption were frequent in poor and uneducated lower classes because उन्होंने वही नहीं दिया ना right. So people will dominate the other classes which do not have any political equality and all. So some Italian speaking areas were not united to the central government. Some felt Italy should be become a world power and fight for colonies. Italy lacked industrial development, agriculture, and natural resources. Prices were high, people could not afford manufactured goods. These are the problems that are faced by the United Italy. मतलब अभी इटली यूनाइटेड हो गई है, यूनिफाइड हो गई है इतने स्ट्रगल के बाद, बट देयर वाज नॉट हैप्पीनेस। उस फिर भी उनके पास खुशी नहीं है, अभी भी और प्रॉब्लम्स उनके पास फेस किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ एक गलती हो गई, मैं आपको ठीक करके बताता हूँ। क्या गलती हुई है ये? लेट्स सी। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। अब आगे चलते हैं कि जर्मनी में क्या हुआ। जर्मनी अब हम पूरा फिनिश कर देंगे, तो देखते हैं जर्मनी में क्या हुआ। तो जर्मनी का सीन देखते हैं। इंस्पायरिंग बाय द इवेंट ऑफ फेब 1848 इन फ्रांस। फ्रांस को देख के मतलब मोस्टली लोगों ने फ्रांस को देख के लिबरलिज्म का झंडा फहराया। उन्होंने देखा कि फ्रांस कर सकते हैं तो वाई वी आर नॉट डूइंग दिस। तो उन्होंने फ्रांस को देख के किया एक लिबरल रिवॉल्यूशन consisting of middle educated professional and merchants set up as the general national assembly। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत सारे लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को लेके एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। In 1848, a group of 1831 elected reps met together and decided on a system on constitutional monarchy। उन्होंने इतने लोगों ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए हाँ बोला। कितने लोगों ने? 1831 लोगों ने, जो कि इलेक्टेड थे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो कि इलेक्टेड थे। किंग फेडरिक विलियम फोर्थ, ये विलियम फोर्थ यहाँ आएगा, which was the king of Prussia rejected the tier offer। अब their offer, सॉरी यहाँ गलत लिखा है मैंने, rejected their offer। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, बट द लोअर पेजेंट क्लास टू प्रोटेस्टेड एट द लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब उन्होंने जो लोअर क्लास थी, क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। दिस लेड टू द वीकनिंग ऑफ लिबरल रिवोल्यूशन एंड द डिसबैंडिंग ऑफ द असेंबली। अब इस रेवोल्यूशन ने जो लिबरल मूवमेंट था उसको वीक कर दिया, क्योंकि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनके अंदर ही थोड़े थोड़े मनमुटाव चल रहे हैं। अब देखते हैं जर्मनी बिफोर यूनिफिकेशन। जर्मनी कैसी थी यूनिफिकेशन से पहले? तो लेट्स सी। तो ये है पूरा प्रशिया। अब प्रशिया नाम की कोई जगह नहीं है, बट पहले ये प्रशिया हुआ करता था। जर्मनी में आपको दिखाता हूँ कितना होता है, बहुत ही छोटा सा होता था जर्मनी। हियर देखिए, ये पूरा ऑस्ट्रिया, ये पूरा प्रशिया इन्होंने घेर रखा है। इसी के अंदर था कहीं ना कहीं जर्मनी। यहाँ आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग, जो कि बेल्जियम के संग बाउंड्री शेयर करता है। हमने क्लास 10th में पढ़ा है।
अपने पावर शेयरिंग चैप्टर में। और ये देखिए हमारा पोलैंड, रशिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम, ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखने हैं। बैरियर्स टू द जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेट्स चेक। तो प्रॉब्लम बैरियर्स टू जर्मन यूनिफिकेशन में सबसे पहले फ्रांस, जो फ्रांस था ना, उसने 39 वीक स्टेट को एक वन स्टेट बनाने का सोचा। ऑस्ट्रिया न्यू प्रशिया वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट। अब ऑस्ट्रिया को पता था कि जो प्रशिया है ना, वो मोस्ट पावरफुल स्टेट है। मोस्ट पावरफुल स्टेट कैसे है, हम क्योंकि देखिए ना यहाँ कितना बड़ा है प्रशिया, तो उसके बाद जितनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है उसने, ट्रीटी ऑफ वियना से उसने फ्रांस की टेरिटरीज हथिया ली थी। तो रूलर्स ऑफ द स्मॉलर स्टेट फियर लॉस ऑफ पावर इन द यूनाइटेड जर्मनी। अब उन लोगों ने सोचा कि अगर हम जर्मनी को यूनाइट कर लेंगे सो वी कैन लॉस्ट आवर पावर, हमारे पास जो पावर है वो पूरी तरीके से छिन जाएगी, नो पावर। प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक हॉस्टिलिटी एंड 30 years वॉर, 30 साल लड़ाई चली है, 30 साल। सोचो कितना ही होता है 30 साल। इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न इंडस्ट्रियल स्टेट एंड एग्रीकल्चर ईस्टर्न स्टेट्स, देर उनमें थोड़ा सा मनमुटाव चल रहे थे दोनों के में, आगे देखते हैं। हाँ, तो आज के लिए हमें बस इतना ही पढ़ना है। जर्मन यूनिफिकेशन तक हम पहुंच चुके हैं। द रिवॉल्यूशन, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली हम पूरा करने वाले थे। अब हमारा बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, द स्वेन ट्रेस ऑफ ब्रिटेन एंड द विजुअलाइजिंग द नेशन, थोड़ा सा बचा है। इसके बाद वी विल टोटली कंप्लीटेड विद द चैप्टर। हम थोड़ा सा जर्मन यूनिफिकेशन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड इंपीरियलिज्म हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।